नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने राजस्थानी चित्रकला के प्रारंभिक स्वरूप और उसके विभाजन के बारे में पढ़ा था। राजस्थानी चित्रकला को भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर चार भागों में बांटा जाता है: मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढार। तो इन्हीं चार जो विभाजन है उसके अंतर्गत अनेक उपशैलियां राजस्थानी चित्रकला की विकसित हुई थी, जिनमें प्रत्येक शैली का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व माना जाता है, उनकी अपनी एक निजी विशेषताएं हैं। इन चित्र शैलियों का इस वीडियो में हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेवाड़ चित्रकला की। मेवाड़ शैली को राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थान भी माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले परिवर्तन की लहर मेवाड़ से ही दिखाई देती है। मेवाड़ में अंकित 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ राजस्थानी चित्रकला के प्रथम ग्रंथ के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसको माना जाता है। यहाँ के सभी शासक कला, संगीत और वास्तु के प्रति प्रेम रखने वाले थे। महाराणा कुंभा के समय संगीत का विशेष विकास हुआ। वास्तु के रूप में कुंभलगढ़ के दुर्ग और राजप्रसाद हम लोग देखते हैं। उदय सिंह के द्वारा उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। उनके बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था। तो कुंभलगढ़, उदयपुर, चावंड और नाथ द्वारा इस शैली के प्रमुख केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप के समय में शुरू किया गया और राणा अमर सिंह के समय में पूर्ण हुआ रागमाला चित्रावली, जो कि चित्रकार निसारुद्दीन या नसीरुद्दीन कहते हैं, के द्वारा पूरा किया गया। ये इस शैली का पहला प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसके अंदर मेवाड़ शैली की समस्त विशेषताएं दिखाई देती हैं। प्रारंभ के समय में यह शैली लोक कला पर आधारित थी। मुख्य रूप से देशज प्रभाव इस शैली के अंदर था। लोक कला के कारण मोटी रेखाएं और चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया था। लेकिन महाराणा जगत सिंह के समय इस शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। महाराणा जगत सिंह मुगल शासक जहांगीर के समकालीन थे। तो इस समय की कला जो है वो बारीकी लिए हुए है और रंगों में सूफियानापन हमको दिखाई देता है। महाराणा जगत सिंह के समय साहबुद्दीन या शहाबुद्दीन, जिनको कह सकते हैं, के द्वारा भगवत पुराण के 4 स्कंधों के अंतर्गत 123 चित्रों का अंकन किया गया। ये मेवाड़ शैली की एक विशेष उपलब्धि उस काल की मानी जा सकती है। कृष्ण भक्ति या कृष्ण की विविध लीलाएं आदि का अंकन जो है यहाँ पर बड़े महत्व के साथ अंकित हुआ। 1655 ईस्वी में भ्रमर गीत का अंकन जो है वो इस शैली की एक विशेष उपलब्धि मानी जा सकती है। महाराणा राज सिंह के समय में पुष्टि मार्गी प्रभाव बढ़ गया था। गोवर्धन से पधारे श्रीनाथ जी के विग्रह को महाराणा राज सिंह ने सिंघाड़ नामक स्थान पर जो है स्थापना करवाई थी, और ये उनके सनातन संस्कृति के रक्षक होने के प्रमाण के रूप में हम लोग मान सकते हैं। बावजूद औरंगजेब से बिना भय के उन्होंने ये कार्य किया था। श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ मथुरा और वृंदावन से कई सारे कलाकार आए थे, जो एक विशेष शैली के अंदर कार्य कर रहे थे। इन लोगों के द्वारा भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे, यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लगने वाले पर्दों पर विशेष चित्रकारी की जाती थी। इन्हीं पर्दों को पिछवाई पेंटिंग के नाम से कहते हैं, और ये नाथ द्वारा चित्र शैली के रूप में प्रतिस्थापित इसको माना जाता है। ये मेवाड़ चित्र शैली की एक उपशैली के रूप में हम लोग मान सकते हैं। बाद में इस शैली के ऊपर मुगलिया प्रभाव आने के कारण इसकी मौलिकता नष्ट हो गई थी। इस शैली की विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें तो प्रारंभ में अपभ्रंश और लोक कला के कारण चमकीले रंगों का प्रयोग हुआ था। मोटी रेखाओं का इस्तेमाल हुआ था। पुरुष आकृतियों को गर्वीला, मूंछों वाला, उभरा हुआ ललाट, सुंदर पगड़ी और बड़े नेत्रों के साथ अंकित किया गया था। वहीं स्त्री आकृतियों को छोटे कद, मीनाकृत आंखें, छोटी चिबुक और आभूषणों के साथ राजस्थानी परिधान पहने हुए अंकित किया गया था। चित्र को कई खंडों में बनाया जाता था। प्रत्येक खंड का अपना स्वतंत्र महत्व होता था। उसके बावजूद भी एक पूरा चित्र मिलकर के एक संपूर्ण संयोजन को जो है आकार देता था। इसी प्रकार हाशिए जो है वो सादे बनाए जाते थे। हिंगुल, लाल या केसरिया रंग का विशेष रूप से इन हाशियों में प्रयोग होता था। बाद में मुगल प्रभाव के कारण इनके अंदर जो है सजावट भी की जाने लगी थी। सूर सागर, बिहारी सतसई, गीत गोविंद, कृष्ण लीला, रसिक प्रिया, ऋतु वर्णन, 12 मासा, इस प्रकार के अनेक जो विषय हैं उनका अंकन किया गया। इनके साथ साथ नायक नायिका भेद, लोक कथानक और सौंदर्य को अभिव्यक्त करना इस शैली का मुख्य उद्देश्य रहा था। और जो पृष्ठभूमि है वो प्रारंभ में सपाट थी, बाद में इनके अंदर प्रकृति की रोचकता को भी अंकित किया गया। स्थानीय जो पेड़ पौधे थे उनको काफी महत्व मिला। नसीरुद्दीन, मेरू, मनोहर, साहबदीन, राम प्रताप, कृपाराम,
नयन सुख, शिवदास, रघुनाथ और अमरा आदि इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ऊंचे क्षितिज के कारण ये शैली पहाड़ी शैली की, बसोली शैली की तरह ही दिखती है। अब बात करते हैं हम लोग मारवाड़ चित्रकला की। इसके अंतर्गत हम लोग जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर चित्रकला को पढ़ेंगे। 7वीं शताब्दी में इस मरु प्रदेश में श्रृंगधर नामक चित्रकार के होने का उल्लेख लामा तारानाथ ने किया है। जोधपुर की स्थापना राव जोधाजी के द्वारा की गई, लेकिन 15वीं शताब्दी तक यहाँ पर जो चित्रांकन हमें देखने को मिलता है वो मूलतः जैन धर्म से संबंधित ताड़ पत्रों पर ही मिलता है। राजा मालदेव ने जोधपुर को विस्तार दिया। उन्होंने अनेक छोटी बड़ी रियासतों को एकीकृत करके इस क्षेत्र को एक बड़ी रियासत का रूप दिया था। 1591 ईस्वी में अंकित उत्तराध्ययन सूत्र, जो कि बड़ौदा के संग्रहालय में संकलित है, इस शैली का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ हम लोग मान सकते हैं। इनके अलावा कल्प सूत्र की अनेक प्रतियां भी महत्वपूर्ण है। राजा सूर सिंह के समय 1545 से 1620 ईस्वी के बीच में और कुंवर संग्राम सिंह के समय चित्रित रागमाला, जो कि 1623 ईस्वी में अंकित की गई थी, यहाँ से इस चित्र शैली का एक निश्चित स्वरूप हम लोगों को दिखाई देता है। राजा जसवंत सिंह के समय यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चित्रों का प्रचलन ज्यादा हो गया था। इस कारण से कृष्ण लीलाओं के अनेक चित्र उस काल के अंदर बनाए गए थे। इसके बाद अभय सिंह और बखत सिंह, जिन्हें बढ़त सिंह भी कहते हैं, उनके समय में क्रमशः जोधपुर और नागौर में भित्ति चित्र और पोथी चित्रण का एक प्रचलन बढ़ गया था। राजा मान सिंह, जो कि 1803 में गद्दी पर बैठे थे, उनके समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्रों का बड़ी संख्या में निर्माण किया गया था। लेकिन बाद में तख्त सिंह के समय फिर से कृष्ण भक्ति के चित्र बनने लगे थे। इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव समय के साथ पड़ता रहा था। मेवाड़ और अपभ्रंश शैली से इस चित्रकला ने प्रारंभिक प्रेरणा ली थी। यहाँ पर पुरुषाकृति को लंबा और शौर्यपूर्ण बनाया गया है। दाढ़ी, मूंछ और बड़ी लाल आंखों वाला बनाया गया है। लंबी नाक, शिखराकृत पगड़ी के साथ इनको अंकित किया गया था। बाद में परिधानों पर मुगल चित्रकला का भी प्रभाव आया था। नारी आकृति को छरहरा लंबा बनाया गया है। आभूषण युक्त बनाया गया है। उभरा हुआ ललाट, राजस्थानी लहंगा और पारदर्शी ओढ़नी पहने हुए अत्यंत सुंदर इनका अंकन किया गया। आंखें खंजनाकृत थी और होठ पतले बनाए गए हैं। रंगों की अगर हम लोग बात करें तो जोधपुर के अंदर गेरुआ पीला रंग बहुतायत से प्रयोग में लिया गया है। जो हाशिए है वो लाल रंग से अंकित किए गए हैं। पीला सीमा रेखांकन वहां पर किया गया है। दक्षिणी प्रभाव के कारण कहीं कि हरे रंग का भी विशेष प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। ऊंट, घोड़े, खरगोश, हिरण, मोर, कौवे आदि का यहाँ पर अंकन हुआ है। अन्य शैलियों की तुलना में जोधपुरी चित्रकला में ज्यादा समकालीन विषयों को महत्व मिला है। इनके अलावा सनातनी विषय जैसे दुर्गा सप्तशती, रामायण, शिव पुराण, कृष्ण भक्ति और श्रृंगार के अनेक दृश्य बनाए गए हैं। नायक नायिका भेद, रागमाला, बारामासा आदि के चित्र यहाँ पर अंकित किए गए हैं। मूमल दे, निहाल दे, रानी रूपमती, बाज बहादुर और ढोला मारू, पाबूजी, हड़बूजी जैसे लोक देवताओं के अनेक चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। ये शैली लोक जीवन को ज्यादा महत्व के साथ अंकित करने वाली शैली के रूप में जानी जाती है। अगर चित्रकारों की बात करें तो भाटी शिवदास, किशनदास, देवदास, वीरजी भाटी, नारायण भाटी, छज्जू, शंकरा, फतेह मोहम्मद, दाना आदि जो हैं वो इस शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार थे। अब हम बात करते हैं बीकानेर शैली की। बीकानेर की स्थापना राव बीकाजी ने की थी। जोधपुर रियासत के साथ इनके घरेलू संबंध थे, इस कारण मारवाड़ी चित्रकला का यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा यहाँ के जो मुख्य शासक हैं वो मुगलों के गवर्नर थे दक्षिण भारत की ओर, इस कारण दक्षिण भारतीय कला का भी इस शैली पर प्रभाव पड़ा था। बीकानेर शैली को मूल स्वरूप देने में महाराजा राय सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके बाद महाराजा कर्ण सिंह और अनूप सिंह के समय में प्रसिद्ध उस्ता परिवार, दिल्ली से
बीकानेर आया था। अनूप सिंह के समय की कला को हम लोग शुद्ध बीकानेरी चित्रशैली कह सकते हैं। कर्ण सिंह के समय मुगल चित्रकार अली रजा बीकानेर में आया था, उसने भी काफी चित्रांकन यहाँ पर किया था। अनूप सिंह के समय रुकनुद्दीन जो चित्रकार हुए हैं, उन्होंने इस शैली को मूल स्वरूप देने की कोशिश की थी। रुकनुद्दीन और उसका पूरा परिवार बीकानेर चित्रकला की सेवा में लगातार रहा था। स्वयं रुकनुद्दीन ने केशव की रसिक प्रिया और 12 मासा का चित्रण किया था। उसके बेटे साहबुद्दीन ने भागवत पुराण का अंकन किया था। उसके बाद रुकनुद्दीन के पोते कायम ने 18वीं शताब्दी में अनेक चित्र बनाए थे। इनके अलावा अनूप सिंह के समय ही मथेरण परिवार भी बीकानेर आया था। इस परिवार के मुन्नालाल, चंदूलाल, मुकुंद और अन्य चित्रकारों ने बीकानेर की चित्रकला की खूब सेवा की है। मुगलों के पतन के बाद और राजस्थान की अन्य चित्र शैलियों के अत्यधिक प्रभाव के कारण बाद में इस शैली की मौलिकता नष्ट हो गई थी। उस्ता परिवार है, उनके द्वारा ऊंट की खाल पर बनाए गए चित्रों के कारण बीकानेर की विशेष पहचान है। ये परिवार आज भी इस प्रकार का चित्रांकन कर रहा है। अगर बीकानेर चित्र शैली के विषयों की बात की जाए तो भागवत पुराण, चोर पंचाशिखा, केशव रचित रसिक प्रिया, 12 मासा, दरबार के दृश्य, शिकार के दृश्य, व्यक्ति चित्र, इनके अलावा नारी शिविका, शाल भंजिका, श्रृंगार के दृश्य, चौपड़ खेलते हुए दंपति, आकाश में उड़ते हुए पक्षी आदि के अनेक विषयों का अंकन यहाँ पर किया गया था। यहाँ की विशेषता की अगर हम लोग बात करें बीकानेर की, तो आकाश में सुनहरी छल्ले बनाकर बादलों से आच्छादित अंकित किया गया है। इनके अलावा जो मानवाकृतियां थी वो जोधपुर के समान ही गर्वीली, रोबदार, बड़ी बड़ी मूंछों और दाढ़ी के साथ अंकित किया गया है। बड़ी आंखों के साथ अंकित किया गया है। जो नारी आकृतियां, उन्हें लंबा, दुबला और सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। आभूषण और वेशभूषा जोधपुर के समान ही यहाँ पर दिखाई देती है। नारियल के वृक्ष आदि यहाँ पर विशेष रूप से दिखते हैं। रेखा गतिपूर्ण है, बहुत बारीक है। रंग जो है शुरू से ही यहाँ पर सूफियाना दिखाई देते हैं, लेकिन लाल बैंगनी रंग जो है उनकी ताने विशेष रूप से यहाँ पर दिखती है। कहीं कहीं बादामी रंग का भी प्रयोग हुआ है। जो महलों के गुंबद बनाए गए उनको बहुत ही विशेष बनाया गया है। सारस युग्म को बनाया गया है। बिजली की चमक को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ इस शैली में बनाया गया है। कोमल पृष्ठभूमि अंकित की गई है। शाल भंजिकाओं के जो चित्र उनमें नारी आकृति के शरीर की लोच जो है वो देख। अब हम बात करते हैं किशनगढ़ चित्रशैली की। पहाड़ी चित्रकला में जो स्थान कांगड़ा चित्रशैली को मिलता है, वही स्थान राजस्थानी चित्रकला के अंदर किशनगढ़ शैली को मिलता है। इन दोनों ही चित्रशैलियों में नारी सौंदर्य का अनुपम उदाहरण हमको देखने को मिलता है। 1943 से पहले यह अद्भुत खजाना किशनगढ़ के कपड़ भंडार में दबा हुआ था, लेकिन सर एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली के प्रयासों से यह खजाना दुनिया के सामने आ पाया था। वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र किशनगढ़ की स्थापना राजा किशन सिंह के द्वारा की गई थी। जोधपुर राजघराने के साथ पारिवारिक संबंध होने के कारण यह राज्य हमेशा ही धनी रहा था और इसी कारण इस राज्य में कला और संस्कृति का विशेष विकास देखने को मिलता है। 1609 ईस्वी में यह एक स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित हुआ। बाद में राजा राज सिंह के समय यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित अनेक चित्र बने थे। राज सिंह स्वयं एक चित्रकार थे और उनके समय में 33 ग्रंथों का रचना कर्म भी हुआ था। लेकिन किशनगढ़ शैली का वास्तविक विकास हमें राजा सामंत सिंह के समय दिखाई देता है। राजा सामंत सिंह, जिन्हें नागरीदास के उपनाम से जाना जाता है, वे स्वयं कृष्ण भक्त थे, कवि थे। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को नागर सामुच्चय के रूप में जानते हैं, जिनकी संख्या लगभग 75 है। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति की धारा बहती है। राजा सामंत सिंह अपनी मौसी जी के दरबार में काम करने वाली एक पासवान बनीठनी के प्रति आसक्त थे और उसी के प्रेम में रहते हुए ये अंततः किशनगढ़ को छोड़कर वृंदावन चले गए थे और वहीं पर कृष्ण भक्ति में पूरे जन्म भर लीन रहे थे। सामंत सिंह के समय मोर ध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार ने बनीठनी का सृजन किया था। यह बनीठनी का चित्र इतना आकर्षक है कि इसे भारत की मोनालिसा कहकर के संबोधित किया जाता है। सामंत सिंह के बाद बहादुर सिंह, बेड़त सिंह, कल्याण सिंह आदि शासकों ने यहाँ की सत्ता संभाली। हालांकि कला का विकास फिर भी अनवरत जारी रहा था। बाद के समय में यहाँ पर नानक राम, बदन सिंह, सवाई राम आदि चित्रकारों ने चित्रण कार्य किया था। धीरे धीरे यह चित्रशैली अपने मूल स्वरूप को खो बैठी और इस पर जयपुर और मुगलिया चित्रकला का प्रभाव
हावी हो गया था। यहाँ के चित्रों में धार्मिक सात्विकता स्पष्ट दिखाई देती है। पुरुष आकृति हो अथवा नारी आकृति, उनमें एक कोमल और सात्विक जीवन की झलक दिखाई देती है। यहाँ पर अंकित पुरुष आकृतियों को लंबा ऊंचा ललाट, खंजनाकृत नयन, तीखी नाक, पतले होठ के साथ श्याम वर्ण में बनाया गया है। लंबी भुजाएं अंकित की गई हैं, उंगलियां सुकुमार अंकित की गई हैं। पगड़ियों पर मोतियों की सजावट है और वस्त्रों में भी सिलवटें दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार नारी आकृति को अत्यंत कोमल और लज्जाशील बनाया गया है। ऊंचे ललाट के साथ लंबी वेणी, खंजनाकृत नयन, तीखी नाक, हल्के स्मित युक्त होठ अंकित किए गए हैं। पूरा शरीर लंबा और लचकदार बनाया गया है। मुद्राओं में कहीं कहीं नाटकीयता भी दिखाई देती है। यहाँ के चित्रों में अग्रभूमि में कमल सरोवर युक्त अंकन किया गया है, वहीं पृष्ठभूमि में वास्तु के साथ सघन प्रकृति दिखाई देती है। गीत गोविंद, राधा कृष्ण, सूर सागर, रसिक प्रिया और नागरीदास की रचनाओं का यहाँ पर बखूबी चित्रण किया गया है। अन्य रियासतों की तरह यहाँ पर भी शिकार, दरबार और नायिका भेद आदि से संबंधित चित्र बने। हालांकि यहाँ पर राग रागिनी के चित्र कम दिखाई देते हैं। मोरध्वज निहालचंद के अलावा यहाँ के प्रमुख चित्रकारों में सूर्यध्वज, मूलराज, सीताराम, बदन सिंह, लाडली दास आदि का नाम लिया जाता है। बूंदी की स्थापना राव देवा के द्वारा की गई थी, लेकिन 16वीं शताब्दी में राव सुरजन के द्वारा मेवाड़ से संबंध विच्छेद और मुगलों के साथ समीपता के कारण इस राज्य में एक अलग वातावरण तैयार हुआ और उसी वातावरण में एक नई कला शैली पनपी थी, जिसे हम लोग बूंदी चित्रकला के नाम से स्वतंत्र पहचान देते हैं। राव रतन सिंह छत्रसाल और भाव सिंह के समय में इस कला के अंदर विकास का क्रम दिखाई देता है। राव रतन सिंह के समय राग दीपक जो कि भारत भवन में सुरक्षित है और रागिनी भैरवी जो कि इलाहाबाद नगर निगम के संग्रहालय में सुरक्षित है, ये बूंदी की प्रथम पहचान दिलाने वाले चित्र थे। भाव सिंह के समय ललित ललाय और रसराज का चित्रांकन किया गया, जिन पर दक्षिणी प्रभाव दिखाई देता है। बूंदी शैली पहले मेवाड़ से प्रभावित थी, लेकिन मेवाड़ के साथ संबंध विच्छेद के बाद मुगल कला का इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है, जिस कारण यहाँ रंगों की बहुलता है और प्रकृति के चरमोत्कर्ष को हम लोग बूंदी चित्रकला में देख सकते हैं। नायिका भेद, बारहमासा और राग रागिनी के यहाँ पर प्रचुर मात्रा में चित्र बने थे। कह सकते हैं कि किसी भी राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक नायिका भेद और राग रागिनी के चित्र बूंदी चित्रकला में बने हैं। उम्मेद सिंह के समय प्रकृति के अत्यधिक सुंदर चित्र बनाए गए हैं। केला, ऋणी, बरगद आदि वृक्ष जो हैं वो इस समय में यानी उम्मेद सिंह के समय में विशेष रूप से अंकित किए गए थे। कालांतर में इस शैली के ऊपर कंपनी शैली का भी प्रभाव आ गया, जिस कारण इसकी मौलिकता नष्ट होकर छाया प्रकाश के अत्यधिक प्रभाव के कारण इस शैली का स्वरूप बदल गया था। अगर इस चित्रकला की विशेषताओं की बात करें तो साधारणतया लंबी और स्फूर्तिमान आकृतियां बनाई गई हैं, क्षीण कटी बनाई गई है। नारी आकृतियों की अगर हम लोग बात करें तो अरुणाभ नेत्र और गोल मुखाकृति का निर्माण किया गया है, अत्यधिक अलंकृत हैं। पुरुष आकृतियों में झुकी हुई पगड़ियां बनाई गई है, चाकदार जामे और पाजामे पहने बनाया गया है। पुरुषों नील और गौर दोनों ही वर्णों में बनाया गया है। पशु पक्षियों में शुक, मयूर, गिलहरी, बंदर, हाथी, शेर, इन सब का अंकन यहाँ की शैली में किया गया है। लाल, पीला और सफेद रंग की वर्ण संगति हमें बहुत आकर्षित करती है। हरित प्रकृति के मध्य में सफेद वास्तु का बड़ा अच्छा संयोजन किया गया है और इस वास्तु के अंदर जो खिड़की झरोखे बनाए गए हैं उनके ऊपर लाल हरे रेशमी पर्दे अंकित किए गए हैं और उनके भीतर से झांकती हुई सुंदर नायिकाएं बूंदी शैली को अनुपम सौंदर्य प्रदान करती हैं। इस शैली में रात्रिकालीन जो दृश्य बनाए गए हैं उसके लिए आसमान को नीला अथवा काला अंकित किया गया है और विशेष रूप से ऋतु वर्णन में यह प्रयोग अत्यधिक सफल दिखाई देता है। आकाश में स्वर्ण आभा से बिजली की चमक दर्शाने की कोशिश की गई है। रागमाला, नायिका भेद, ऋतु, श्रृंगार आदि के चित्र यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बने, जैसा हमने पहले कहा। इनके अलावा उत्सव और व्यक्ति चित्र भी बड़ी संख्या में इस शैली के अंदर बनाए गए थे। सुरजन, किशन, साधु, रामलाल,
अहमद अली आदि इस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार माने गए हैं। अब बात करते हैं कोटा चित्रशैली की। 1952 से पहले कोटा और बूंदी को एक ही शैली के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन ने जब अपना निजी संग्रह विक्टोरिया संग्रहालय को और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम लंदन को डोनेट किया था, तब उसमें बहुत सारे चित्र ऐसे मिले थे जिनकी विशेषताएं बूंदी से अलग थी, और यहीं से कोटा को अपनी एक अलग शैली के रूप में पढ़ा जाने लगा। 1631 ईस्वी में कोटा रियासत बना था। महाराजा राम सिंह, उनके पुत्र महारावल भीम सिंह, उनके बाद उमेद सिंह के समय में यह शैली चरमोत्कर्ष तक पहुंची थी। बूंदी की तरह यहाँ भी वल्लभ संप्रदाय का बोलबाला था, इसलिए वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चित्रों का निर्माण इस शैली में भी बखूबी हुआ है। इसका प्रमाण हम 1861 की गीता पंचमेल और वल्लभ चंद्रिका में प्राप्त कर सकते हैं। 1857 के गदर के बाद कोटा शैली की मौलिकता नष्ट हो गई थी और इस शैली के ऊपर कंपनी शैली का प्रभाव आ गया था। कोटा शैली की सबसे बड़ी विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो शिकार के दृश्यों के लिए इस शैली की विशेष पहचान है। सघन प्रकृति के अंदर जानवरों का अंकन, उनके शिकार के लिए बनाए गए गुंबद आदि का चित्रण कोटा शैली की विशेषता है। यानी कोटा शैली में सर्वाधिक चित्रण शिकार विषय के अंदर हुआ था, खासतौर से महाराजा राम सिंह के समय में। शेर, चीते, हिरण आदि को प्रमुखता के साथ यहाँ पर अंकित किया गया है। जो मानवाकृतियां कोटा शैली के अंदर अंकित की है उन्हें अपेक्षाकृत मोटा या भरवा शरीर वाला बनाया गया है। उभरा हुआ ललाट और ऊंचे नेत्र यहाँ की विशेषता है। वेशभूषा में मुगलिया प्रभाव दिखाई देता है। हरी पृष्ठभूमि में कहीं कहीं गुलाबी रंग का प्रयोग बड़ा आकर्षक है। झाला जी की हवेली, देवा जी की हवेली, राजप्रासाद आदि में यहाँ के भित्ति चित्र भी मिलते हैं। तो कोटा और बूंदी दोनों ही हाड़ौती क्षेत्र की शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों में ही काफी हद तक समानताएं हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर कोटा और बूंदी को अलग किया जा सकता है, खासतौर से शिकार के दृश्य और मानवाकृतियों के निर्माण की बात करें। तो अब हम लोग बात करते हैं ढूंढाड़ी चित्रशैली की। ढूंढाड़ी चित्रशैली का सीधा सा तात्पर्य जयपुर चित्रशैली से, हालांकि अलवर, उनियारा, आमेर में भी इस शैली का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से जिस शैली ने सभी शैलियों को प्रभावित किया था वो थी जयपुर चित्रशैली। जयपुर अपनी श्रेष्ठ वास्तुकला के लिए जाना जाता है। सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना करने के बाद से ही यह शहर अपनी श्रेष्ठ वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। पिंक सिटी के नाम से हम इसे जानते हैं। कच्छावा राजवंश की राजधानी पहले आमेर थी। आमेर से ही पूरा राज्य संचालित होता था और आमेर के आसपास बैराट या विराट नगर, मोजामाबाद और अन्य वहां की जो छतरियां हैं, भारमल की छतरियां आदि में जो लघु चित्र अंकित किए गए हैं भित्ति चित्रों के रूप में, वहां से हम लोग आमेर अथवा जयपुर शैली के प्रारंभिक उदाहरणों को देख पाते हैं। जयपुर दरबार के मुगलों के साथ शुरू से ही अच्छे संबंध थे, जिस कारण यह राज्य हमेशा ही एक धनी राज्य की श्रेणी में रखा गया था। कला और संस्कृति का यहाँ पर प्रचुर विकास हुआ था, लेकिन मुगलिया प्रभाव यहाँ की चित्रकला पर शुरू से ही दिखाई देता है। यहाँ की कला का दूसरा चरण हम लोग मिर्जा राजा जयसिंह के समय से मान सकते हैं। इसके बाद ईश्वरी प्रसाद के समय में यहाँ की शैली में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। लाल चितेरा और साहिब राम नामक चित्रकार ने अनेक बड़े छोटे चित्र बनाए थे, जिसमें मेले, त्योहार और खेलों से संबंधित दृश्य विशेष महत्वपूर्ण है। जयपुर प्रारंभ से ही धार्मिक केंद्र रहा है। धर्म और संस्कृति का खूब पोषण इस राज्य में हुआ है। रीतिकालीन साहित्य, कृष्ण राधा की लीलाएं, दुर्गा सप्तशती, भागवत, रागमाला, 12 मासा, ऋतु वर्णन, नायिका भेद और बड़े आकार के व्यक्ति चित्र इस शैली में विशेष रूप से बनाए गए थे। इनके अलावा पशु पक्षियों की लड़ाई, दरबारी दृश्य को भी खूब महत्व मिला था। महाराजा राम सिंह के समय फोटोग्राफी का विकास हो गया था, जिस कारण चित्रकला के ऊपर भी यथार्थवादी चीजों का प्रभाव पड़ा। कंपनी शैली का भी प्रभाव आ गया था और इस चित्रकला की जो मौलिकता थी वो नष्ट होने लग गई थी। यहाँ के चित्रों की अगर विशेषताओं की बात करें तो पुरुष आकृतियों का मध्यम कद बनाया गया था, गोल चेहरा बनाया गया था, उन्नत ललाट, छोटी नाक, मध्यम
अथवा मोटे होठ बनाए गए थे, मीनाकृत आंखें बनाई गई थी और मुगलिया परिधान में उनको अंकित किया गया था। इसी प्रकार स्त्री आकृतियों को मीनाकृत आंखों से सज्जित गोल लालिमा युक्त चेहरा बनाया गया था। हिंगुली होठ और मांसल शरीर के साथ उनका अंकन किया गया था। राजस्थानी और मुगलिया वेशभूषा का मिश्रित परिधान इन चित्रों में किया गया है। इन चित्रों में चेहरे को उभार दर्शाने के लिए मुगलिया परंपरा के अनुसार परदाज का भी प्रयोग किया गया, यानी छाया प्रकाश का प्रयोग जयपुर शैली में उन्मुक्त हाथ से हुआ है। पीला, हरा और हल्की रंगतों का प्रयोग विशेष रूप से जयपुर चित्रकला में हमें दिखाई देता है। बाद में सोने और चमकीले रंगों का भी प्रयोग किया जाने लगा था। जयपुर अपने हीरा पन्ना की जड़ाई के लिए भी जाना जाता है, मीनाकारी के लिए भी जाना जाता है, तो इस चीज का प्रभाव चित्रों में भी दिखाई देता है। चित्रों में भी हीरे पन्ने के साथ जड़ाई और मीनाकारी का काम भी हमें देखने को मिलता है। घटना के अनुसार अंतराल व्यवस्था की गई थी, यानी कई खंडों में चित्र को बांट करके बनाया गया था। नीले आकाश वाले चित्र बनाए गए थे, क्षितिज रेखा से आकाश को डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। अगर यहाँ के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो साहिब राम, लाल चितेरा, रामजी दास, घासीराम, हीरानंद, सालिग्राम, सेवक राम आदि इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। जयपुर शैली ने कमोबेश राजस्थान की सभी चित्र शैलियों को प्रभावित किया था और इस शैली पर शुरू से ही जो मुगल प्रभाव था उसके कारण इसमें त्रिआयामी तत्व और छाया प्रकाश का बहुत अधिक प्रयोग किया गया था।